Namaskar, good morning to all my students. मैं डॉक्टर श्रीकांत मजुमदार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चक्रधर। आज मैं फिर बीकॉम ऑनर्स 5th सेमेस्टर का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जबकि ये 3rd चैप्टर आपको चल रही है। 3rd चैप्टर के 3rd टॉपिक्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इससे पहले मैंने आपको EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, ये भी बताया। आज मैं बता रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट की लास्ट कड़ी है। अब इसको हमें बताना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, स्कंद टर्नओवर रेशियो जिसको कहते हैं, आवर्तन। ये एक ऐसा रेशियो है, इसलिए बनाया जाती है इस रेशियो को, इससे पता चलता है कि जितनी स्टॉक है उसमें कितनी टर्नओवर यानी बिक्री, सेल्स हुआ है। अगर स्टॉक जमा होते गया और बिक्री नहीं हो रही है कंपनी को, इसका मतलब कंपनी की कार्यकुशलता में कमी है। प्रोडक्शन जमा होते रहेगा, माल की बिक्री नहीं होगी, मेंटेनेंस खर्चा बढ़ जाएगा, कंपनी को लाभ की मात्रा भी घट जाएगी। इसलिए देखा कि इस रेशियो को निकाला जाता है। ये रेशियो जितनी अधिक होगी, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि उस संस्था की कार्यकुशलता अच्छी है, उत्तम है। ऐसे कंपनी जिसकी रेशियो अधिक होती है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वो कम लाभ के दर में भी अधिक कार्य करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो बिक्री उनकी लगातार होती रहती है। इसलिए इसको निकाला जाता है मैनेजमेंट की ओर से स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आइए एक और, दिस रेशियो एस्टेब्लिशेस a relationship between the cost of goods sold during a given period and average amount of inventory carried during that period. समझ गया ना? This ratio reveals the number of times finished stock is turned over during the given accounting period. एक अकाउंटिंग पीरियड में जितनी हमारी फिनिश्ड स्टॉक है उसकी कितनी अधिक बिक्री हम कर सके। जितनी अधिक कर सकेंगे उतनी अच्छा है, इसलिए रेशियो निकाल कर ये पता लगाया जा सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस रेशियो फाइंड आउट वेदर स्टॉक हैज़ बीन यूज्ड एफिशिएंटली और नॉट। स्टॉक को अच्छे ढंग से यूज़ किया जा रहा है क्या नहीं, प्रयोग किया जा रहा है क्या नहीं बिक्री में, ये देखा जाता है। टर्नओवर मीन्स बिक्री, इसलिए स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कहा जाता है। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हाई, द कंसर्न इज एबल टू इफेक्ट हायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स। इसका मतलब बहुत ज़्यादा बिक्री कर रहा हो विथ लोअर क्वांटम ऑफ स्टॉक, देन मार्केटिंग एफिशिएंसी of the concern would be considered sound and high। यानी उसकी जितनी हाई होगी ये रेशियो, उसकी बिक्री भी अच्छी है और उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी है, यानी कंपनी का साउंड उत्तम और बहुत मोड़ा ऊंचा माना जा सकता है। देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का काफ़ी महत्वपूर्ण रेशियो है जो मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज लो, देन इट इज़ एन इंडिकेट ऑफ स्लम्प इन बिजनेस और ओवर इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। अगर ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो लो है, कम है, देखिए हाई होने से तो बहुत अच्छा, अगर ये कम है तो ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस बहुत धीरे चल रहा है, स्लो चल रहा है और स्टॉक पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, जो हानि का घातक है। इसका मतलब स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है ITR यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री, जो भी लिखिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया रहता है, इसे कैलकुलेशन करने की तरीका देखिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज यानी परचेज माइनस रिटर्न प्लस कैरिज प्लस वेजेज प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये घटाइएगा।
तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी कभी ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज नहीं दिया रहता है, सेल्स दिया रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट उससे भी निकाला जाता है। सेल्स माइनस रिटर्न, सेल्स रिटर्न यानी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर स्टॉक मीन्स कौन सा स्टॉक लेंगे? स्टॉक मीन्स स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, याद रखिएगा तैयार माल के स्टॉक को लीजिएगा। ओके, ये एक और स्टूडेंट ने पूछा कि एवरेज स्टॉक कैन नॉट बी कैलकुलेट ड्यू टू नॉट गिवन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, कि सर अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों नहीं दिया है तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? मैं आपको सहूलियत के लिए बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक ट्रीटेड एज एवरेज, उस समय क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मानकर आप प्रैक्टिकल यानी सॉल्व कीजिएगा, समझ गए ना? नहीं दिया है तो उसको क्लोजिंग स्टॉक को ही एवरेज स्टॉक मान लीजिएगा। ये आपकी सुविधा के लिए इतने सारे नोट्स मैंने आपको दे दिया है। आइए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए वेरी सिंपल, ये एक और निकाला जाता है इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड। इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने का पीरियड निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 365 डेज बाई इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आइए इन्वेंट्री टर्नओवर, एवरेज इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों हम लोग देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट ITR इन्वेंट्री टर्नओवर इज वन, ICP इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड। सेल्स 4 lakhs, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज। अब ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम देखिए, सॉल्यूशन देखिए, कॉस्ट दिया लेकिन क्वेश्चन में कहीं कॉस्ट नहीं दिया, सेल्स दिया है। निकालना बहुत आसान, मान कर चलते हैं लेट कॉस्ट प्राइस 100, ठीक, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट प्राइस यानी 100 पर कॉस्ट इंटू 25/100, 100 पर 25 लिखे, 25 रुपये निकला। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस GP, 100 प्लस 25, 125। अब सेल्स को लेके बनाएंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया है, कॉस्ट नहीं दिया है। वेरी सिंपली मानकर चलिए सेल्स 125 तो मानकर ग्रॉस प्रॉफिट 25। सेल्स अगर 4 लाख है तो व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा और इसको नीचे लाइएगा। इस प्रकार से आपको 80,000 आया, क्या कॉस्ट ऑफ 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स देखिए, नेट सेल्स 4 लाख, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 3,20,000। अब हो गया, कैलकुलेशन समझ गए। क्लोजिंग स्टॉक वेरी सिंपल, बोला है 30% ऑफ सेल्स, सेल्स का 30%, 4 लाख का 30%, 1,20,000। ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्वेश्चन में कहा क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000 का 1/3 40,000। एवरेज स्टॉक निकल गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, 40,000, 1,20,000 बाई 2, दैट इज 80,000, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक कह सकते हैं। अब आइए कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ITR कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। वेरी सिंपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए हम लोग निकाले हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका यहाँ पुट कर दिए, यहाँ पुट कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3,20,000 और एवरेज स्टॉक हम लोग निकाल चुके हैं। देखिए यहाँ एवरेज स्टॉक, ये एवरेज स्टॉक आपको यहाँ पुट कर दिए तो आपको कितना हो जाएगा 4 टाइम्स यानी 4 एवरेज इन्वेंट्री 4 बार टाइम्स 4 बार, यानी हम इन्वेंट्री को 4 बार में खत्म कर सकते हैं बिक्री में। अब देखिए इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 365 डेज बाय इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर एवरेज इन्वेंट्री 80,000, 365 डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स 3,20,000, यानी अपने इन्वेंट्री को 3,20,000 में बेच सकते हैं पूरे, 91.25। अच्छा है, इसका मतलब कंपनी की स्थिति साउंड है क्योंकि बहुत ज़्यादा है, साउंड पोजीशन कहा जा सकता है। समझ गए इसको? ये तो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री कन्वर्सन पीरियड। एक
और प्रॉब्लम, कल कोई स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम मिनिमम का एक क्वेश्चन और बता दीजिए। आइए एक क्वेश्चन डिमांड के कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से दिखाते हैं। नीचे बढ़ना, ये क्वेश्चन है, फैक्ट्री कंपोनेंट दो प्रकार की बना रहे, ए एंड बी यूज मैन्युफैक्चर आइटम एक्स। डिटेल्स आपको दे दिया है, दो का सब कुछ दे दिया है, मिनिमम यूजेज, मैक्सिमम यूजेज, नॉर्मल यूजेज, रीऑर्डर क्वांटिटी, ए बी एंड डिलीवरी पीरियड, सारा कुछ आपको दे दिया है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को देखें, जरा ध्यान से देखिए। रीऑर्डर लेवल निकालेंगे, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट। कंपोनेंट ए मैक्सिमम कंजम्पशन 150, देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन 150 और मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट, मैक्सिमम रीऑर्डर पॉइंट कितना है 6, मैक्सिमम 6 वीक्स यानी 6 से 900, बी 150 ये मैक्सिमम है और इसका बी का कितना है 4 है। देखिए बी का रीऑर्डर पॉइंट बने पीरियड कितना है 4 से गुणा किया, दोनों निकल गया, वेरी सिंपल फॉर्मूला। अब आइए सेकेंड, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला देख लीजिए, रीऑर्डर लेवल हम लोग निकाल चुके हैं, ए का 900 यूनिट्स, नॉर्मल यूजेज कितना है 100, देखिए नॉर्मल यूजेज 100 ले लिए, 5 यानी नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। यही कल एक बच्चा पूछा कि सर ये 5 ऐसा कहाँ से, कहीं तो क्वेश्चन में नहीं, वेरी सिंपल, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड का अर्थ होता है एवरेज। ए का 4 और 6 देखिए जोड़ दिए, 2 से डिवाइड किया, एवरेज 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 100 500, 400 में से घटा दिया, दैट इज 400। कंपोनेंट बी रीऑर्डर लेवल 600 ले लिए और नॉर्मल यूजेज इसका वही 100 है, इसका भी एवरेज नॉर्मल पीरियड कितना है, देखिए 2 और 4 को जोड़कर 6, उसमें से 3 एवरेज किए 300 इक्वल टू 300 समझ गए इसको। और मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसका है फॉर्मूला। अब देखिए कंपोनेंट ए रीऑर्डर लेवल, ये देखिए मैंने पहले निकाला रीऑर्डर लेवल दैट इज द 900, और फिर रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन में दिया रीऑर्डर क्वांटिटी 800, क्वेश्चन में दिया 800, फिर मिनिमम यूजेज ए का मिनिमम यूजेज 50 यूनिट्स एंड मिनिमम रीऑर्डर पीरियड सबसे कम रीऑर्डर पीरियड उसका कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी माइनस करने से 1500 आता है। ठीक सेम उसी प्रकार से बी का ये देखिए 600 और रीऑर्डर क्वांटिटी ये देखिए दे दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी 1200, उसको लिख लिए, माइनस 50 दोनों का ही है क्योंकि एक ही है, जब एक है तो दोनों का सेम होगा, 50 मिनिमम दोनों में रहना चाहिए। और इसका रीऑर्डर पीरियड कितना है, मिनिमम कितना है 2, ये मिनिमम ये मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम समझ गया ना, तो मिनिमम ये सब समझ गए, कल जो पूछे थे उनके लिए एक क्वेश्चन है। इस प्रकार से मैंने आपको ये स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ, 4-5 है, और जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सारे को कवर कर दिया हूँ। सारे मैथ तो बनाना संभव नहीं है क्योंकि समय काफ़ी कम है और भी बुक्स पढ़ाने हैं, तो आज इतना ही तक, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार।